नमस्कार दोस्तों, वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों, पेपर सतीश धवन स्पेस सेंटर इसरो के श्रीहरिकोटा का है। इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन का पेपर है। अभी रिसेंटली 4 जून 2022 को ये पेपर हुआ था। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित इसमें कुल 80 प्रश्न है। प्रयास करेंगे कि सभी 80 प्रश्नों का सॉल्यूशन किया जाए। ऑफिशियल आंसर की है, कारण सहित आपको उत्तर बताएंगे कि आंसर ये क्यों आया। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। सो कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट सूटेबल कोर्स हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चनों से शुरू करते हैं और नंबर 1 सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन से चुंबकीय पदार्थों को एसी मशीन में उपयोग करते समय स्ट्रेसिस हानि कम होती है। अब देखो, हर बार हमसे ये पूछा जाता रहा कि जो मशीनों की कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाई जाती है, और इस बार हमसे ये पूछा कि स्ट्रेसिस हानि कम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तरीका तो एक ही है, लैंग्वेज बदल दी, क्वेश्चन में आंसर को क्वेश्चन और क्वेश्चन को आंसर बना दिया। सी ऑप्शन रहेगा। सिलिकॉन स्टील की कोर अगर हम यूज करेंगे तो वहाँ पर कम स्ट्रेसिस हानि प्राप्त होगी। वहीं अगर उसको साथ में लेमिनेटेड और कर देंगे तो स्ट्रेसिस हानि कम होने के साथ साथ एडी करंट हानि भी कम हो जाएगी। खैर, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। सिलिकॉन स्टील ऑप्शन के साथ हमें इसमें जाना है। सेकंड सवाल, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर है, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। सही कथन सेट करना है। देखो, ठीक है। सीटी हमेशा सीरीज में होती है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। पीटी पैरेलल में होती है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। डी ऑप्शन को आप पहले देखिए ध्यान से। पावर ट्रांसफार्मर की तुलना में सीटी पीटी की रेटिंग अधिक होती है, तो बहुत गलत है माय डियर। पावर ट्रांसफार्मर तो एमवीए में होते हैं, जबकि सीटीपीटी ओनली वीए में ही होते हैं। यानी सीटीपीटी की रेटिंग बहुत कम होती है कंपैरिजन में, अगर अपन पावर ट्रांसफार्मर के साथ तुलना करेंगे। अब आप सी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। स्टेप डाउन पीटी जो होती है उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी की अपेक्षा कम होती है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर टर्न्स की संख्या कम होगी तभी तो वोल्टेज स्टेप डाउन होगा। सी ऑप्शन यहाँ सही रहेगा और मैं कहूँगा काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन था ये। अगला सवाल दोस्तों अचालकों वाली टेबल से पूछा गया, जिसे मैं बताता आया हूँ कि इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। एच कैटेगरी में से टेम्परेचर पूछा। हम सब जानते हैं कि ये वाई से शुरू होता है, वाई ए ई बी एफ और फिर एच के बाद में सी आता है। ये 7 अचालकों वाली टेबल होती है, ठीक है। 90, 105, 120, 130, 155 और 180 डिग्री। डी उत्तर हो जाएगा। एच कैटेगरी का जो होता है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट ज़रूर है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सी इंडस्ट्री में ईएसडी कंट्रोल एंड सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। माय डियर, ईएसडी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन का एक डिवाइस है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज यानी स्थिर वैद्युतिक कोई चार्ज अगर कहीं पर है तो हमें उसको तुरंत डिस्चार्ज करना है। लाइक कैपेसिटर में हो सकता है, इसलिए कहते हैं कि जब भी कैपेसिटर को रखें तो हमेशा डिस्चार्ज करके ही रखें। महत्वपूर्ण कहाँ है, मतलब ईएसडी जो है ना वो यूज़ कहाँ करते हैं दोस्तों। इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा, सॉफ्टवेयर प्रयोगशाला। मैंने बहुत पढ़ा है, आप भी थोड़ा सर्च करें इस पर। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के लिए कहते हैं कि ईएसडी कंट्रोल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा डैमेज जो होते हैं कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे होते हैं। अब आप दिए गए ऑप्शन में यदि इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो केवल सॉफ्टवेयर वाला ही ऑप्शन है। हालांकि ऑफिशियल आंसर की में दोस्तों सी उत्तर को सही माना गया है, गैसीय ईंधन निर्वाह क्षेत्र, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक
कंपोनेंट्स को भी सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। सो मैं इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, भूमेगर के विषय में कौन सा कथन सत्य है। भूमेगर को अपन अपनी भाषा में अर्थ टेस्टर बोलते हैं। देखो दोस्तों, इस तरह की लैंग्वेज के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो याद रखें, आपको कई बार सीधे उत्तर की तरफ नहीं जाना होता। आपको ये भी कंफर्म करना होता है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इस तरह के भी आपको सवाल देखने होते हैं। जैसे मैं सबसे पहले डी ऑप्शन के साथ जाऊं कि अर्थ रेजिस्टेंस नापने के लिए डीसी का इस्तेमाल किया जाता है, आपके सामने है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। हम सब जानते हैं अर्थ टेस्टर में एसी होती है, क्योंकि दोस्तों मिट्टी में इलेक्ट्रोलाइटिंग होता है। अगर उसको डीसी देंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ जनरेट होगा, जो कि अर्थ प्रतिरोध के मान को प्रभावित करेगा। मेगर में डीसी होती है, अर्थ मेगर में एसी होती है, तो ये नहीं हो सकता। अब उसके बाद में ये आता है कि जो सीसीपीसी होते हैं उनको अर्थ पिट में कहाँ रखते हैं। ठीक है, तो अर्थ पिट में विपरीत दिशा, और ये इसमें आया क्वेश्चन यहाँ से, तो थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, और कोई लंबा चौड़ा नहीं है। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे कि जो पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रोड होता है वो करंट इलेक्ट्रोड से अर्थ पिट से अधिक दूरी पर रखे जाते हैं, यानी पोटेंशियल को थोड़ा सा दूर रखा जाता है अर्थ टेस्टर में, तुलनात्मक रूप से। अगर आप डायग्राम देखते हैं, क्योंकि ये फॉल ऑफ पोटेंशियल के सिद्धांत पे काम करता है, तो पोटेंशियल की डिस्टेंस के अनुसार इसको मेजरमेंट के रूप में काम में लेते हैं। ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सवाल कह रहा है कि कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में क्या सही नहीं है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ये इस तरह से होता है, जिसमें आप बोल सकते हो कि 2 यू टाइप होती है या 2 अपोजिट एल टाइप कोर होती हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ई और आई टाइप, इसको बोलते हैं सेल टाइप। अब दोस्तों थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी अधूरी है। इन्होंने सेल टाइप के कंपैरिजन में पूछा है क्वेश्चन, क्या ये ऐसा इन्होंने नहीं दिया स्पष्टतः, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी। और तो अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो देखो इसमें एक चुंबकीय पथ होता है, ठीक बात है। हाई वोल्टेज और निम्न पावर रेटिंग के लिए यूज करते हैं, तो कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर जो है ये अपन जनरली लो रेटिंग के लिए काम में लेते हैं। ये लाइन इसकी ठीक है, हालांकि हायर वोल्टेज के लिए तो नहीं लेते, क्योंकि जनरली इसको सिंगल फेज में ही काम में लेते हैं। बट पावर रेटिंग लो होती है तो ये स्टेटमेंट जो है इसका हम सही मान लेते हैं। ये जो बी ऑप्शन इन्होंने दिए है ना, लीकेज फ्लक्स कम होता है, ये तुलनात्मक रूप से हम ये मानते हैं कि ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें दोनों वाइंडिंग जो है उनके बीच में डिस्टेंस होती है। इसलिए ये माना जाता है कि जब हम सेल टाइप से तुलना करते हैं तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, लीकेज फ्लक्स जो है वो ज़्यादा होता है। अब इन्होंने कंपैरिजन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं, हालांकि ऑफिशियल आंसर की में सी माना है कि क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक होता है, इसलिए इसमें कम टर्न की आवश्यकता होती है। ये एक गलत स्टेटमेंट इन्होंने माना है, जबकि गलत स्टेटमेंट है, लीकेज फ्लक्स कम वाला मानेंगे हम। अगला सवाल, किसी भी उपकरण में सुरक्षा का स्तर IP54 किसे दर्शाता है। दोस्तों IP प्रोटेक्शन जो होता है, इसमें क्या है कि ये जो आगे डिजिट लिखे होते हैं ना, इनमें आपको ध्यान रखना है। ये एक अलग ही टॉपिक है, हालांकि मैंने कभी इस पर थ्योरी की क्लास नहीं दी, ना ही कोई क्वेश्चन दिए। जब चीज़ें सामने आती है तो पढ़ते हैं इस तरह की चीज़ें। दोनों डिजिट में क्या होता है कि ये बताया गया है कि जो फर्स्ट डिजिट होता है ना, ये तो दिखाता है कि लिक्विड की प्रोटेक्शन कितनी है, और जो सेकंड होता है वो दर्शाता है कि सॉलिड से प्रोटेक्शन कितना है। ठीक है, और ये इनके लेवल से मान को लेकर जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर लिखा हुआ हो कि IP00, इसका मतलब है कि ये ऐसा प्रोटेक्शन है जो किसी से भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा, मान के अनुसार बढ़ता जाता है। जैसे 1 और 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि द्रव से तो सुरक्षा करेगा लेकिन सॉलिड से बचाव नहीं देगा। अगर 1-1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है लिक्विड और सॉलिड दोनों से प्रोटेक्शन तो देगा, लेकिन बहुत बड़े मान के बाद।
यानी अगर कोई ओवरऑल लंबा चौड़ा फॉल्ट आता है, यानी हल्का अगर कोई प्रोटेक्शन है तो नहीं देगा। अगर यही संख्या बढ़ करके 22 हो जाती है तो तुलनात्मक रूप से ये अधिक प्रोटेक्टिव है। अगर यही संख्या बढ़ करके 33 हो जाती है तो ये और ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। इसी तरह से मान लो संख्या 01 हो जाती तो इसका मतलब है कि द्रव से सुरक्षा तो नहीं देगा लेकिन ठोस से सुरक्षा प्रदान करेगा। मान लीजिए ये 54 की जगह अगर 50 होता तो इसका मतलब है द्रव से तो बहुत अच्छी खासी सुरक्षा देगा लेकिन ठोस से कोई सुरक्षा नहीं देगा। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट और सेकंड जो होता है ना वो द्रव और ठोस से सुरक्षा बताते हैं। तो यहाँ तो इतना ही पूछा था, इसलिए सी उत्तर हो जाएगा कि लिक्विड से भी सुरक्षा करेगा और ठोस से भी करेगा, क्योंकि दोनों अंक 0 नहीं है। ठीक है ना, आप बस इतना ध्यान रखो कि दोनों अंक 0 नहीं होने चाहिए। अब उसके बाद में क्या आता है कि इनका लेवल आता है 0 से 9 तक, 0 से 9 तक ये संख्याएं बनती है। आप कितनी इनको बना सकते हैं, जैसे 54 बनाए ऐसे ही 55 भी होगा, 56 भी होगा, 57 भी होगा। मतलब यहाँ 0 से लेकर 9 और यहाँ भी 0 से लेकर 9 इतनी संख्याएं बनती है। तो हर एक का अपना अपना प्रोटेक्शन लेवल होता है। ठीक है ना। खैर फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। मतलब दोनों अंकों पर अगर कोई वैल्यू है तो आप ये ध्यान रखो कि ठोस और द्रव दोनों से बचाव हमारा हो जाएगा। सी उत्तर यहाँ सही रहेगा। अगला सवाल है कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है उसमें कितने पावर कॉन्टेक्टर होते हैं। माय डियर, ये क्वेश्चन मैंने न जाने कितनी बार करवाया है। 3 कॉन्टेक्टर होते हैं। एक का नाम होता है मेन कॉन्टेक्टर, एक का नाम होता है स्टार कॉन्टेक्टर, एक का नाम होता है डेल्टा कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर 3 ही होते हैं, लेकिन चौथा जो होता है ना वो टाइमर होता है और उसे कॉन्टेक्टर में काउंट नहीं किया जाता। टाइमर अलग होता है। कॉन्टेक्टर वो होता है जिसमें 3 पावर के कॉन्टेक्ट हो, जैसे NO NC 3 मेन NO होंगे उसमें और उनसे RYB फेज जुड़े होते हैं। मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ें करवाई हुई है। आप ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का फोल्डर अगर खोल कर देखें तो आपको सारी चीज़ें वहाँ समझ आ जाएगी। 3 कॉन्टेक्टर होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे, मुझे ऐसा लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहे हैं। 40 वाट का और 100 वाट रेटिंग के 2 लैंप हैं। 230 वोल्ट सप्लाई से समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब देखो दोस्तों बात क्या है कि जब समांतर में जोड़ दिया ना तो दोनों को वोल्टेज तो बराबर मिलेगी। अगर वोल्टेज दोनों को बराबर मिलेगी इसका मतलब दोनों अपनी अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। दोनों को पूर्ण वोल्टेज मिलेगी, दोनों फुल एफिशिएंसी से वर्क करेंगे। और सिंपल सी बात है कि 40 वाट की अपेक्षा 100 वाट वाले का ओवरऑल लैंप का प्रकाश जो है वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होगा। बी उत्तर आएगा। 100 वाट वाला लैंप 40 वाट वाले लैंप से ज़्यादा प्रकाश देगा, देना ही है। वो 2.5 गुना ज़्यादा रेटिंग है उसकी तो 2.5 गुना ज़्यादा प्रकाश भी देगा। मान लीजिए उदीप्त लैंप है। एक उदीप्त लैंप की एफिशिएंसी 10 से 12 ल्यूमन प्रति वाट होती है। चलिए हम 10 ल्यूमन मान लेते हैं। तो ये 40 वाट वाला कितना प्रकाश देगा, 400। 100 वाट वाला कितना देगा, 1000 ल्यूमन। तो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा प्रकाश किसका हुआ। ठीक है। हाँ, एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है अगर ये सवाल आता ना तो किसी की भी नहीं, दोनों अपनी अपनी दक्षता के साथ पूर्ण प्रकाशित होंगे। ये उत्तर करना था हमें। दक्षता किसी की भी ज़्यादा नहीं है, समान एफिशिएंसी है। वो तो रेटिंग ज़्यादा है इसलिए ओवरऑल मात्रा जो है ना वो ज़्यादा है। भाई उसकी 2.5 गुना रेटिंग ज़्यादा है तो 2.5 गुना प्रकाश ज़्यादा है। हाँ, अगर यही दोनों श्रेणी क्रम में होते ना फिर 40 वाट वाले की एफिशिएंसी ज़्यादा होती। क्या होता, प्रकाश तो दोनों ही पूरा पूरा नहीं देते क्योंकि वोल्टेज जो है वो 40 वाट वाले को ज़्यादा मिलती। तुलनात्मक रूप से 40 वाट वाले की क्या एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती। फिर अगला सवाल, शेडेड पोल मोटर के सर्किट में क्या होता है। भाई कितना सिंपल क्वेश्चन, मैं इसे मानूँ आपके लिए। जिन बच्चे ने एक बार भी अगर शेडेड पोल मोटर पढ़ी हो ना वो आराम से बता सकता है कि इस मोटर का रोटर केज टाइप होता है। कैपेसिटर नहीं होता है इस मोटर में, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है इस मोटर में। क्या होता है इस मोटर में, इस मोटर में स्क्विरल केज टाइप का रोटर होता है
और स्टेटर होता है जिस पर दो वाइंडिंग होती है, सेलिएंट पोल वाइंडिंग और शेडेड पोल वाइंडिंग। इसे हम शेडेड पोल ना बोल करके हम क्या बोल सकते हैं, शेडिंग रिंग भी बोलते हैं। शेडेड पोल मोटर में फेज अंतर उत्पन्न किसके द्वारा किया जाता है, शेडिंग रिंग के द्वारा। शॉर्ट सर्किटेड कॉपर की कुंडली होती है जिसे हम स्टेटर पर लगाते हैं। हालांकि मोटर की और कई सवाल है, क्या है कि लो स्टार्टिंग टॉर्क है, मोटर में कोई टॉर्क नहीं है, यूँ मान लीजिए बाहर पर स्टार्ट नहीं हो सकती। ओवरलोड कैपेसिटी नहीं है मोटर में। एफिशिएंसी मोटर की सबसे कम है, केवल मात्र 5 से 35% दक्षता होती है। मोटर की रेटिंग बहुत छोटी होती है, 3 वाट से लेकर 100 वाट रेटिंग के बीच में ही मोटर बनती है। खैर फिलहाल ए उत्तर के साथ आपको जाना था। स्क्विरल केज प्रकार का रोटर इसमें होता है। अगला सवाल, एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता अगर इकाई है तो तुलनात्मक रूप से तांबे की प्रतिरोधकता कितनी होगी। देखो भैया, बहुत अलग क्वेश्चन उन्होंने पूछा। जनरली हर बच्चे ने क्या कर रखा है, चालकता वाला पॉइंट रट रखा है कि अगर कॉपर की चालकता इकाई है तो एल्यूमिनियम की चालकता 61% है। बच्चों ने ये पढ़ रखा है। इस बार उन्होंने क्या किया, प्रतिरोधकता के बारे में पूछा, और वो भी देखो उल्टा पूछ लिया। अगर प्रतिरोधकता भी यूँ पूछ लेते ना कि कॉपर की इकाई है तो एल्यूमिनियम की बताओ कितनी है, तो 1.6 उत्तर आ जाता। लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल ही उल्टा सवाल पूछा कि जब प्रतिरोधकता एल्यूमिनियम की इकाई है देन कॉपर की कितनी होगी। माय डियर, सिंपल सी बात है कि जब एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी इकाई है देन कॉपर की रेजिस्टिविटी इकाई से कम होगी, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि कॉपर एल्यूमिनियम से अच्छा चालक है। और अच्छा चालक कब होता है, जब प्रतिरोधकता कम। अब इकाई से कम के दो ऑप्शन थे, देखो, है ना। अब इकाई और देखो 0.6 का तो इसमें डिफरेंस है नहीं फिर। सो यहाँ पर आपका बी उत्तर रहेगा। 0.625 जो है ना, ये इसका उत्तर है। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। हालांकि मैंने करवाया है इस तरह का क्वेश्चन पहले भी। आपने अगर थोड़ा सा ध्यान से कभी पढ़ा हो हमारे सभी प्रश्नों को, इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आए ना उन सबको लास्ट तक देख लिया करो, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ आ जाए। सिंक्रोस्कोप का क्या उपयोग है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ समझाना हो। अल्टरनेटर की सिंक्रोनाइजेशन जांच के दौरान हम इसका उपयोग करते हैं, सिंक्रोस्कोप का। और अल्टरनेटर की समांतर शर्तों जो होती है, 3 शर्तें, ये उनमें से केवल फ्रीक्वेंसी वाली शर्त को ही दिखाता है, ये ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटर की किस बात पर निर्भर करती है, गति पर डिपेंडेंट होती है, इसलिए ये केवल जनरेटर की स्पीड को ही स्लो और फास्ट दिखाता है। यानी एक सिंक्रोन स्कोप किसे दर्शाता है, अगर आपसे ये भी पूछा जाए ना तो ध्यान रखना, ये जनरेटर की स्पीड का इंडिकेशन होता है केवल मात्र कि उसकी स्पीड जो है वो ग्रिड की तुलना में कम है या ज़्यादा है। डी उत्तर होगा। अल्टरनेटर के समांतरकरण के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगला सवाल, कैपेसिटर को डिस्चार्ज कैसे करना चाहिए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इस तरह की चीज़ें तो आप अगर पढ़ें आराम से कर सकते थे, मुझे लगता है। थ्योरेटिकल हमें कई बार बताया गया है कि कैपेसिटर को डायरेक्ट लीड्स को शॉर्ट करवा के कभी भी डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। हम उसे जब भी डिस्चार्ज करेंगे तो एक रेजिस्टर के माध्यम से ही उसे डिस्चार्ज करेंगे, ताकि अगर कैपेसिटर शॉर्ट भी हुआ तो भी उसमें कोई ब्लास्ट वगैरह नहीं होगा। किसी न किसी प्रतिरोधक के माध्यम से ही हमें उसे डिस्चार्ज करना है जब भी एक कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे तो। सी उत्तर के साथ आपको यहाँ जाना था। अगला सवाल देखिए, तांबे के एक तार की धारा ले जाने की क्षमता क्या होगी अगर उसका व्यास अन्य तांबे की तार की अपेक्षा दोगुना है। माय डियर, मैंने रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताया हुआ है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आपने उसका व्यास दोगुना कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, सीधी सी बात है। और जब प्रतिरोध 1/4 होगा तो धारा क्षमता 4 गुना होगी, सीधी सी बात है। ए ऑप्शन यहाँ सही रहेगा।
इसे आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि जब व्यास 2 गुना हो जाता है तो उस चालक का एरिया जो है वो 4 गुना हो जाता है, और प्रतिरोध एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब एरिया 4 गुना हुआ है तो रेजिस्टेंस 1/4 होगा, और विद्युत धारा जो है वो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर रेजिस्टेंस 1/4 हुआ है तो धारा 4 गुना हो जाएगी। कैसे भी करो, क्वेश्चन आराम से समझ आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे व्यास को सीधा क्षेत्रफल की दृष्टि से ही जोड़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रेटेड वोल्टेज की तुलना में इंडक्शन मोटर अगर कम वोल्टेज स्टार्टिंग के समय लेगी तो निम्न में से क्या होगा। देखो भाई, सिंपल सा तुलना अगर आप यहाँ करें तो स्टार और डेल्टा से कर सकते हैं। डेल्टा में जब भी मोटर को चलाते हैं तो पूरी लाइन वोल्टेज लगभग 415 वोल्ट के आसपास जो होती है वो मिलती है, जबकि स्टार में लाइन वोल्टेज का √3 उन्हें मिलता है। 415 का अगर आप निकालते हैं तो ये लगभग 240 वोल्ट की तुलना आसपास आता है। सिंपल सी बात है, स्टार की अपेक्षा डेल्टा में करंट 3 गुना ज़्यादा लेती है। इसका मतलब वोल्टेज अगर कम होती है तो स्टार्टिंग में मोटर की धारा भी कम होती है। हमने मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलाया था तो मोटर को प्रारंभ में स्टार में चलाते हैं, और कारण क्या है, स्टार्टिंग धारा को कंट्रोल करना, क्योंकि एक इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग के समय 5 से 7 गुना ज़्यादा करंट लेती है अगर हम उसे सीधे डेल्टा में चलाते हैं। इसलिए वो स्टार्टिंग करंट कम करेंगे तो स्टार में चलाएंगे, क्योंकि स्टार में वोल्टेज कम मिलती है। ए उत्तर रहेगा, स्टार्टिंग धारा जो है वो कम हो जाएगी। अगला सवाल दोस्तों, एयरक्राफ्ट है, वायुयान है, लगभग विद्युतीय उपकरणों की आवृत्ति कितनी होती है। तो ये तो स्टैंडर्ड आंकड़ा है। इस तरह का क्वेश्चन दोबारा जब आ जाए तो याद रखना 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उनमें रखी जाती है। और कारण क्या है इसके पीछे मैंने बताया आपको, क्योंकि कारण ये है कि फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी तो कहते हैं कि छोटे आकार पर उतनी ही वो पावर सक्षम होगा, प्रॉपर पावर ले जाने में सक्षम होगा। यानी फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो साइज़ तुलनात्मक रूप से क्या होगा, कम होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से आकार घटता है ट्रांसफार्मर और मोटरों का, और छोटी मोटरें भी फिर उसी क्रम में पावर सहन करने में सक्षम हो जाती है। उससे क्या हुआ, एक तो वज़न कम हो गया और आकार छोटा होने से स्थान कम घेरते हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा रखी जाती है। यानी एक तो वायुयान है तो फिर वहाँ पर हल्का हो जाए, सही रहे, और एक कम स्थान की आवश्यकता उसे हो, वो कम स्थान घेरता हो। ये 2 कारण माने जाते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस लैंप का कलर रेंडरिंग इंडेक्स अन्य लैंप की तुलना में अधिक है। माय डियर, मैं अभी भी इसमें सी ऑप्शन पर कायम हूँ। अगर आप निमी बुक भी उठाकर देखते हैं या कहीं और भी कोई बुक देखते हैं तो जनरली आपको मेटल हैलाइड लैंप के बारे में ये बताया जाता है कि 70 से 95 तक इसका CRI होता है। माय डियर, LED लैंप के बारे में मैंने देखा है तो 70 से 90 तक ही लिखा हुआ है। हालांकि इन्होंने तो ऑफिशियल आंसर की में LED को सही माना है, बट मैं अभी भी मेटल हैलाइड लैंप के साथ ही जाना चाहूँगा। सी ऑप्शन जी बिल्कुल यहाँ आपका सही रहेगा। अगला सवाल है कि AC से DC कन्वर्जन का कौन सी एक सामान्य पद्धति नहीं है। ये तो मुझे लगता है ठीक ही है, इन्वर्टर आ जाएगा, है ना, क्योंकि इन्वर्टर क्या करता है, DC को AC करता है। मोटर जनरेटर सेट, रोटरी कन्वर्टर और मर्करी आर्क रेक्टिफायर, ये तीनों कन्वर्टर हैं। AC को DC करते हैं जबकि इन्वर्टर DC को AC करता है। इस क्वेश्चन में तो हमें कोई डाउट नहीं है और सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये तो आपने सही भी कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा लैंप ऐसा है जिसमें स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव अन्य लैंप की तुलना में कम होता है। तो इसमें LED आएगा। लाइट इमिटिंग डायोड में कोई स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव नहीं होता है, वर्तमान में हम सब ने देखा है, क्योंकि मेटल हैलाइड लैंप भी डिस्चार्ज लैंप की श्रेणी में ही आता है, ये ध्यान रखना। और डिस्चार्ज लैंप जितने भी होते हैं उन सब में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव होता ही होता है। LED उत्तर रहेगा। ऑफिशियल आंसर की में भी यही दिया है, तो ठीक है, ये बिल्कुल सही उत्तर है।
अगला सवाल है कि किस विद्युत संयंत्र में न्यूनतम प्रदूषण होता है। सबसे कम पोल्यूशन है तो वो तो सोलर में ही आएगा। देखो, नाभिकीय, डीजल और तापीय, इन तीनों में तो पोल्यूशन होगा ही होगा। सोलर पावर प्लांट में किसी तरह का पोल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला सवाल है आर्किंग भूपरिघटना किस विद्युत प्रणालियों से जुड़ी है। दोस्तों, आर्किंग का मतलब होता है, कई बार क्या होता है कि जब लाइन में सर्ज आता है तो जो हमारी हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, उन लाइनों में आर्किंग घटना आती है। निराधार का मतलब यहाँ पर है जिसके साथ में कोई ग्राउंडेड वायर नहीं भेजा हमने, ना ही जिसके साथ हमने कोई लाइटनिंग अरेस्टर लगाया, तो वहाँ पर आपको आर्किंग घटना देखने को मिल सकती है। अगला सवाल, लोड को विद्युत सप्लाई देने के लिए किस ट्रांसफार्मर का कभी उपयोग नहीं करते। तो बड़ा सिंपल है, डी उत्तर आएगा, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर सीटी और पीटी दो प्रकार के होते हैं और ये मापी यंत्र और रिले के साथ उपयोग में ली जाती है। इनका कभी उपयोग नहीं करेंगे। अगला सवाल है, एक लोड ऐसा है जो 3 किलोवाट शक्ति लेता है वास्तविक और 2 kVAR का इंडक्टिव रिएक्टर है। कैपेसिटर किस मान का लगाएं ताकि पावर फैक्टर इकाई हो जाए। अरे बड़ी, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने तो, जिसको एक्सप्लेन करना कहीं मुश्किल नहीं है। हम सब जानते हैं कि पावर फैक्टर इकाई तब होता है जब वास्तविक शक्ति का मान आभासी शक्ति के बराबर हो। ऐसा तब होता है जब परिपथ में प्रतिघाती शक्ति का मान 0 हो। प्रतिघाती शक्ति का मान 0 कब होगा, जब XL का मान XC के मान के बराबर हो। यानी इंडक्टर रिएक्टर, कैपेसिटर रिएक्टर दोनों बराबर अगर हो जाए, जब 2 kVAR का इंडक्टिव है तो 2 kVAR का हम कैपेसिटर लगा देंगे, तो ये कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर इंडक्टिव रिएक्टिव पावर को न्यूट्रलाइज कर देगी और परिपथ में वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति के बराबर हो जाएगी। प्रतिघाती शक्ति कितनी हो जाएगी, परिणामी मान से 0 हो जाएगी। भाई सिंपल सी बात है कि जितना इंडक्टिव लोड है उतना ही कैपेसिटिव लोड लगा देंगे, परिपथ रेजोनेंट हो गया। अनुनाद परिपथ का पावर फैक्टर इकाई होता है। बी उत्तर आएगा, 2 kVAR यहाँ पर सही उत्तर अपना होगा। अगला सवाल, 220 वोल्ट 6 वोल्ट को स्टेप डाउन करता है ट्रांसफार्मर, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी है। प्राइमरी वाइंडिंग को 110 वोल्ट और अगर 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देते हैं तो सेकेंडरी में आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। माय डियर, फ्रीक्वेंसी को अगर एक वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो फ्रीक्वेंसी तो प्राइमरी सेकेंडरी में कांस्टेंट रहती है। अगर आपने 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्राइमरी को दी है तो 60 हर्ट्ज सेकेंडरी में भी तो मिलेगी ना, इसलिए इसने तो मान को प्रभावित किया ही नहीं, क्योंकि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी में फ्रीक्वेंसी समान होती है। अगर प्राइमरी में 60 है तो सेकेंडरी में भी 60 हर्ट्ज ही होगी ना, तो जो वैल्यू प्राइमरी में फ्रीक्वेंसी से निर्धारित होनी थी उतनी ही वैल्यू अब फ्रीक्वेंसी से सेकेंडरी में भी निर्धारित हो गई। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी से तो अप्रभावित हुआ। तो फिर सीधी सी बात है, जब इनपुट वोल्टेज आधी हो गई तो आउटपुट वोल्टेज भी आधी हो जाएगी। ठीक है ना, 6 वोल्ट की जगह वो हमें 3 वोल्ट ही आउटपुट में देगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार अंगूठा किसे दर्शाएगा, तो वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा, जिसे हम फोर्स, लोरेंटेज फोर्स बोलते हैं। BLI साइन थीटा से इसे हम ज्ञात करते आए हैं। कुछ बच्चे टॉर्क की दिशा में कंफ्यूज हैं, पर देखो उत्पन्न बल ही मानते हैं हम। मोटर है तो उत्पन्न यांत्रिक बल, जनरेटर है तो उत्पन्न वैद्युतिक बल। अगला सवाल, प्रेरण मोटर में स्लिप रिंग आमतौर पर किसकी बनी होती है। फास्फर, ब्रोंज ऑप्शन जब सामने आ जाए तो नो डाउट सी उत्तर ही करेंगे। अगला सवाल, एक सिंगल फेज वाटर हीटर है, निर्धारित वोल्टेज DC से जोड़ देंगे तो क्या होगा। देखो, हीटर प्रतिरोधी लोड की श्रेणी में आता है और प्रतिरोधी भार में इकाई पावर फैक्टर होता है, इसलिए दोनों पर काम करने का तरीका उसका सेम रहता है। डी उत्तर हो जाएगा, अपने सामान्य उसी तरीके से वो काम करता है। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर सदी समूह का है, स्टार 6 HV और LV साइड में दिए हैं।
देखो स्टार स्टार 6 का मतलब है कि उसकी प्राइमरी अगर इस तरह से स्टार में जुड़ी है ना, तो सेकेंडरी इस तरह से जुड़ी हुई है। यानी वो 6 बजे की पोजीशन दर्शा रहा है घड़ी की। माय डियर, 6 बजे पोजीशन का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, जिसका मतलब होता है फेज अंतर 180 डिग्री है। मैंने कई बार कराया। अब मान लो यही स्टार स्टार होता और इसमें लिखा होता ना 12 बजे की पोजीशन, तो वो यूँ कह रहा है कि दोनों के स्टार एक जैसे जुड़े हुए हैं और उस समय फेज अंतर आता 0 डिग्री। और जब स्टार के साथ डेल्टा हो तब आपको ध्यान रखना है या तो 30 डिग्री आगे या 30 डिग्री पीछे। कुल मिलाकर इसमें 4 परिस्थितियाँ आती है। घड़ी की 6 बजे पोजीशन, घड़ी की 12 बजे की पोजीशन, 1 बजे की पोजीशन, 11 बजे की पोजीशन। आप तीनों पोजीशंस को याद रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला सवाल देखो कि क्यों हाई स्टार रेटेड घरेलू उपकरणों को अनुशंसा दी जाती है। सिंपल क्वेश्चन है, मैंने पहले समझा दिया था आपको। भाई ये यूँ कह रहा है कि आप अगर घर में रेफ्रिजरेटर लेकर आते हो तो 3 स्टार की जगह 5 स्टार रेफ्रिजरेटर को प्राथमिकता दोगे। क्यों दोगे? क्योंकि वह उच्च क्षमता का होगा और एनर्जी की बचत करेगा। अगला सवाल है, शुरुआत के बाद सिंगल फेज कंप्रेसर मोटरों में स्टार्टिंग वाइंडिंग को कौन हटाता है? देखो दोनों ही हैं। सिंगल फेज मोटरों में सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी हटाता है और चुंबकीय रिले भी हटाती है। लेकिन मोटर में क्या है कि नाम दे दिया ना, कंप्रेसर वगैरह दे दिया, तो कंप्रेसर में फिर सेंट्रीफ्यूगल स्विच तो नहीं करेंगे। इन्होंने मैग्नेटिक रिले ऑप्शन माना है तो इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चनों को ही करेंगे। बचे हुए 50 क्वेश्चन और है, जल्द ही आपको उसका भी वीडियो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आप थोड़ा सा लाइक की संख्या बढ़ा दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप वेट कर रहे हैं, तो जल्दी ही लाएंगे। जितने ज़्यादा आपका सपोर्ट्स मिलेगा, यानी लाइक्स कमेंट्स आएंगे, शेयर करोगे, लोग देखेंगे, तो फिर मैं जल्दी दूसरा आपको पार्ट इसका प्रोवाइड करवा दूंगा। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को बताइए चीज़ें, और चैनल सब्सक्राइब आप भी करें, ऐप डाउनलोड ज़रूर करें।